हेलो बच्चों। चलो जी आज साफ साफ कहती हूँ, इतनी सी बात है, कार्बन हर जगह यार है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? जैसे कि मैंने कहा, कार्बन हर जगह है यार। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में हमने जाना कि कार्बन कितना जरूरी है। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और कार्बन के कंपाउंड्स यानी कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी अलग अलग जगहों पर काम में आते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन फूड, इन मेडिसिन्स, इन टेक्सटाइल्स, इन लैबोरेटरीज एंड व्हाट नॉट। जहां आप जाओगे कार्बन का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर पाओगे बच्चों। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट प्ले करते हैं बच्चों। इन डिफरेंट एक्टिविटीज कार्बन के कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले डिफरेंट रोल्स। कार्बन के कंपाउंड्स का एक और इंटरेस्टिंग रोल बताने के लिए आज के लेक्चर में मैं आ गई हूं। आज हम बात करेंगे क्लीनिंग द डर्टी क्लोथ्स। साफ करने में, कपड़ों को साफ करने में कार्बन के कंपाउंड क्या रोल प्ले करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड नोन होने वाला है। काफी चीजें आप जानते हो इसके बारे में, इसकी एप्लीकेशन रोज घरों में होती है, पर इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे की कार्बन की थियरी को जानने का वक्त आ गया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। सोप्स और डिटर्जेंट्स कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं बच्चों। तो चलिए फिर जानते हैं कि सोप और डिटर्जेंट क्यों यूज होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, और कार्बन का रोल क्या है हमारे सोप्स और डिटर्जेंट्स में। सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, क्लीनिंग एक्शन में कुछ साफ करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? पानी से हम हाथ धोते हैं, पर सिर्फ पानी से मैल नहीं निकलता, राइट? हमें सोप या डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है। हाथ धोने के लिए सोप, कपड़ों के लिए डिटर्जेंट्स हम यूज करते हैं, हाँ या ना बच्चों? ये जो सोप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों प्ले कर रहा है इसको समझ लेते हैं जरा। चलिए बच्चों, हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। कितनी टेस्ट ट्यूब्स ली हमने? 2 टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी है 10-10 ml, ठीक है। हमने ऑयल के कुछ ड्रॉप्स मिला दिए दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। बताइए क्या होगा? क्या ऑयल पानी में जाकर मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा? सोचिए, मिल जाएगा क्या? नहीं होगा। वी नो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, राइट? ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और ये ऑयल पानी से अलग रह जाएगा ऊपर ही, हाँ या ना? अब आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑयल डालने के बाद सोप सॉल्यूशन डाल दीजिए, तो सोचिएगा क्या होगा। अगर हम इन्हें प्रॉपरली शेक करें और अनडिस्टर्ब्ड कुछ देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, गौर से देखिएगा बच्चों। स्टूडेंट्स, सोप हमारे ऑयल और पानी को मिक्स कर देगा, सोप का ये काम है। और सोप फिर जो भी चीज होगी उसको साफ करने में मदद करेगा, पहले कंप्लीटली मिक्स करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ it's the time to understand what actually is this soap solution doing। ऐसा सोप सॉल्यूशन क्या काम करेगा जिस वजह से ऑयल और पानी भी मिक्स हो रहे हैं? अब आपके मन में सवाल आया होगा, मैम अब ऑयल का जिक्र क्यों कर रही है? बच्चों, जो ग्रीस होता है, मैल होता है, डर्ट होता है, जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ओनली। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ऑयल को, डर्ट को, मैल को, ग्रीस को अलग करना होता है ना कपड़ों में से। तो ये ऑयल अगर अलग हो जाता है कपड़े पर से, तभी तो कपड़ा साफ निकलेगा, हाँ या ना? तो इसी क्लेंजिंग एक्शन को हम जानेंगे आज। तो क्लेंजिंग एक्शन को जानने से पहले ये तो जान लें कि क्लेंजिंग एक्शन कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ ये यूज होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हम बात करेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। ये वर्ड सोप और डिटर्जेंट कितनी बार सुन रखा है आप लोगों ने, हाँ या ना? तो सबसे पहली चीज जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि दीज शोज क्लेंजिंग एक्शन, साफ करने के काम आएंगे। किसमें? पानी में। क्लेंजिंग एक्शन इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस जो पानी में क्लेंजिंग एक्शन का काम करे उसे कहते हैं डिटर्जेंट। क्या कहेंगे? डिटर्जेंट्स। बहुत सिंपल है, एनी सब्सटेंस विच शोज क्लेंजिंग एक्शन
इन वाटर विल बी कॉल्ड एज डिटर्जेंट। आसान है कि नहीं? अब डिटर्जेंट क्या है समझ आ गया, पानी में सफाई का काम करेगा हमारा डिटर्जेंट, क्लेंजिंग एक्शन। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, डिटर्जेंट के टाइप्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, दो। कौन से? सोपी एंड नॉन सोपी। एक होता है सोपी, दूसरा होता है नॉन सोपी। अब आप बोलोगे मैम ये क्या? सोपी तो होंगे हमारे सोप्स और नॉन सोपी होंगे बच्चों डिटर्जेंट्स। अब आप बोलोगे मैम एक से सही होते हैं, बेटा फर्क है इनमें, दोनों ही सफाई करेंगे, पर इन दोनों में फर्क क्या है ये जानने का वक्त अब आ गया है। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आज के लेक्चर में आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि सोप क्या काम करता है, सोप कहाँ काम करता है और कहाँ काम नहीं करता है, डिटर्जेंट का रोल क्या है, सिर्फ सोप को ही यूज क्यों नहीं किया जा सकता, डिटर्जेंट क्यों आ गया। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तैयार हैं आप सब? चलिए फिर सोप्स और डिटर्जेंट्स को बारीकी से हम जानते हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे कि कार्बन की प्लेसमेंट कहाँ है और कैसे है। चलिए फिर जान लेते हैं। बच्चों, जो हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का जिक्र होता है, हमें ये बात याद है सभी को कि क्लिनजिंग एक्शन में ये काम करते हैं, हाँ या ना? डिटेल में सोप के बारे में जानेंगे और डिटर्जेंट्स के बारे में जानेंगे, इनका फर्क भी जानेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहली चीज़ बच्चों जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं ना, वो कहाँ यूज़ होते हैं, किस पर्पस में यूज़ होते हैं। सभी जानते हैं, बहुत आसान है ये। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड फॉर, बताइए क्या? वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, लॉन्ड्री कपड़े धोने में काम आता है, सैनिटेशन में काम आता है, शेविंग क्रीम्स में, सोप्स, शैम्पूस, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह धोने में भी तो काम आता है, हाँ या ना बच्चों? सो सोप्स अलग अलग तरीके से हमारे घरों में काम आते हैं। शैम्पू, सोप्स, डिटर्जेंट्स, है ना, कपड़े धोने में अलग अलग जगह पे काम आते हैं। इनको हम क्लेंजिंग एक्शन के लिए क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये बात जाननी जरूरी है। सो यूजेस क्लियर है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के, तब क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को समझना है तो एक टर्म है जो आप आगे जाके यूज करोगे, उसका मतलब पता होना चाहिए। ओके, वो टर्म मैं पहले ही बता रही हूं ताकि जब वो टर्म यूज किया जाए बार बार तो आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है वो टर्म? फैटी एसिड्स। क्या है बच्चों? फैटी एसिड्स। ये टर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सोप्स में भी और डिटर्जेंट्स में भी ये वर्ड आपके सामने आने वाला है। ठीक है, जब हमने कार्बन के कंपाउंड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज जानी थी, याद है कि नहीं, तब हमने सोडियम इथेनोएट बनाया था। क्या बनाया था? ज्यादातर रिएक्शंस में जब सोडियम इथेनोएट बना, हाँ जी बच्चों, सोडियम इथेनोएट क्या था? CH3COONA। क्या है बच्चों? CH3COONA। अब आप सोचो, ये जो COONA है इसको एक बार साइड रख दीजिए और CH3 की जगह में बहुत सारे कार्बन लगा लूं तो बीच में CH2 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 कितने सारे, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो और फिर लास्ट में हो कार्बोक्सिल टर्मिनल। कार्बोक्सिल क्या होता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड सीखा था, याद है? तो कार्बोक्सिल, C डबल बॉन्ड OO, दो बार OO दिख रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इस टर्मिनल को बच्चों हम बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल। क्या बोलेंगे हम? कार्बोक्सिल टर्मिनल। सो बच्चों, कार्बोक्सिल टर्मिनल होने वाला है। ठीक है, ये टर्म्स आपको समझने होंगे। फैटी एसिड्स का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ एक एंड पे कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा। कैसे होगा, क्या होगा इस टर्मिनल में, और क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें अब हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स टर्म क्लियर है? चलिए, ये समझ में अगर अब आपको आ गया है तो अब सोप्स और डिटर्जेंट्स का बेसिक डिफरेंस आप समझ जाओगे। बच्चों, सोडियम या फिर पोटेशियम, क्या लेंगे हम सोप्स में? सोडियम या पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स सच एज पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड एक्सेट्रा आर कॉल्ड सोप्स। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगी और साथ में किस चीज की, कौन से एसिड्स की? ये एसिड्स है बच्चों हमारे पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। इन एसिड्स के यहाँ पे जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा ना बच्चों, इन एसिड्स का बनने वाला है यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स।
ठीक है। सोप्स में क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स बनने वाले हैं, या तो सोडियम के या फिर पोटेशियम के, ठीक है। डिटर्जेंट्स में क्या होगा, डिटर्जेंट्स में भी सॉल्ट्स है, दोनों ही सॉल्ट्स हैं। क्या है बच्चों, बोथ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर नथिंग बट सॉल्ट्स, पर वो सॉल्ट्स अलग अलग चीजों के होंगे। हमने सोप्स में किस चीज के सॉल्ट से बता दिया, अब डिटर्जेंट्स के बता देती हूं मैं आपको। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर भी लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग भी होगी, ओके। सो अमोनियम, सल्फोनेट, सल्फेट सॉल्ट्स होंगे, और जो कार्बन होंगे 12 से 18 कार्बन एटम्स मिल सकते हैं आपको वहां पर, लॉन्ग चेन होंगी डिटर्जेंट्स में। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये बात आप समझ गए हैं। बेसिक डिफरेंट, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होंगे सोप्स में, वेराज इन डिटर्जेंट्स में सॉल्ट्स होंगे अमोनियम के हो सकते हैं, सल्फोनेट के हो सकते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हो सकते हैं। याद रहेगी ये बात, दोनों ही सॉल्ट्स हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक एक डिफरेंस मैंने आपको समझाया है, दोनों ही सॉल्ट्स हैं पर अलग अलग चीजों के सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब डिटेल में हम अलग अलग सोप्स के बारे में जानेंगे, फिर डिटर्जेंट्स के बारे में जानेंगे। तैयार हैं आप? तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे सोप्स की, ठीक है। ये जो साबुन है, जो क्लीनिंग एक्शन का ये काम करता है, ये सोप कैसा होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है बनने का, फिर ये यूज कहाँ पर होगा, इसकी कोई लिमिटेशंस है क्या, ये जानने वाले हैं अब हम, ओके। तो सोप के बारे में डिटेल में अगर आप जान लोगे तो डिटर्जेंट बहुत ही आसान हो जाने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लेंजिंग एक्शन हम समझ लेंगे दोनों का, सोप का और डिटर्जेंट का, ऑलमोस्ट सिमिलर कैसे है, क्या फॉर्म होगा वहां पर बताती हूँ मैं आपको। चलिए, सोप के बारे में जब शुरुआत हमने कर ही ली है, तो जैसे कि मैंने कहा कि सोप्स आर सोडियम सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स, सोडियम, सिर्फ सोडियम नहीं, साथ में कौन सा हो सकता है, पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड जो मैंने कहा था आपको, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच हैव क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर, पानी में ये क्लेंजिंग का काम करेंगे। सोप मॉलिक्यूल में क्या होगा, व्हाट डज सोप मॉलिक्यूल कंटेन, ये बात बता देती हूँ आपको। सोप मॉलिक्यूल कंटेन्स अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन चेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होने वाली है, ठीक है। ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और साथ में कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा एक एंड पे, हाँ या ना, देखिए कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा, ओके। सो टेल हमारी होगी लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन चेन, और ये जो हेड हमारा होगा COONA, ठीक है, COONA, यहाँ पे COO माइनस होगा और Na प्लस। साफ नजर आ रहा है आयोन्स है यहाँ पे, तो ये आयोनिक पार्ट हो जाएगा, और ये दूसरा पार्ट क्या होगा, हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिंपल नजर आ रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है ना ये बात। चलिए फिर, अब सोप क्या होता है एग्जैक्टली, दो पार्ट्स होते हैं इसमें, आयोनिक और नॉन आयोनिक, ठीक है। एक लॉन्ग कार्बन की चेन होगी, साथ में एंड में एक हेड होगा, ठीक है। ये हेड हमारा आयोनिक पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा, आयोनिक पार्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो CH3CONA था, उसमें CH3 के बाद बीच में मैंने बहुत सारे कार्बन ऐड कर दिए हैं, ठीक है, एक बड़ी सी चेन बन गई है, लास्ट में वही CO और Na है। क्लियर स्टूडेंट्स, नो कंफ्यूजन इन दिस। सोप का मॉलिक्यूल समझ आ गया है। अब अगर हम गौर से देखें तो सोप मॉलिक्यूल को हम ना किसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर कर सकते हैं बताती हूँ मैं। इससे पहले हम एक बार सोप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लें जो तुम्हें पता होने चाहिए बच्चों। Shall I tell you some examples of soaps? First one, sodium stearate। क्या है बच्चों, सोडियम स्टीयरेट। उसका फॉर्मूला होगा C17H35COO, C17 होगा बच्चों, C17H35COONA, ठीक है बच्चों। अब ये COO माइनस होगा, Na प्लस होगा, ये बात याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आयनिक पार्ट है ये हमारा, ठीक है, इसमें कैटायन भी है, एनायन भी है, आयनिक पार्ट है ये, ओके स्टूडेंट्स। सोडियम स्टीयरेट में इस सॉल्यूशन में लॉन्ग चेन होगी, ठीक है, लॉन्ग चेन C17H35, 17 कार्बन और 35 हाइड्रोजन है ना, तो C17H35 लॉन्ग चेन। और जो हमारा एसिड कौन सा है यहाँ पर, जो फैटी एसिड है वो है स्टीयरिक एसिड। क्या है, स्टीयरिक एसिड, ओके। कौन सा इसका फॉर्मूला, C17H35, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOOH।
तो सोडियम स्टेरेट सोप हैज ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप होगा C17H35 और कार्बोक्सिल टर्मिनल कौन सा होगा, वो होगा COONA, CO माइनस Na प्लस। क्लियर है ये बात? सोडियम स्टीरेट का एग्जाम्पल समझ आ गया आपको? स्टेरिक एसिड से बना है ये, ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें अल्काइल ग्रुप होगा, हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन और फिर कार्बोक्सिल टर्मिनल। सेम एक और एग्जाम्पल हो गया सोडियम पाल्मिटेट, यहाँ पे एसिड क्या होगा फिर, बहुत आसान है, पाल्मिटिक एसिड होगा, वो क्या है C15H31COOH, बहुत आसान है ये, है ना। तो इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और फिर वो होगा हमारा C15H31, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिल टर्मिनल आ गया है COONA। समझ गए हो? कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टीरिक एसिड से एक बना, पाल्मिटिक एसिड से एक बना, एक और मैंने बताया ओलिक एसिड, उससे भी बनेगा, सेम वही चीज होगी बेटा। कार्बन की चेन होगी, ठीक है, कार्बन की चेन C16H33, COOH से यहाँ पर इस एसिड से बना जाएगा सोडियम का सॉल्ट और फिर क्या बनेगा वो C16H33COONA। सिंपल है ये बात। तो हम समझ रहे हैं कि एक लॉन्ग कार्बन चेन है यहाँ पर और एक हेड होगा। हाँ जी बच्चों, ये हमारी टेल है, ये हमारी हेड है। टेल में हमारे पास हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की चेन है और फिर एट द एंड वी हैव अ कार्बोक्सिल टर्मिनल। व्हाट डू वी हैव? अ कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो इससे ये बात प्रूव हो रही है, हमने सोप्स के एग्जाम्पल्स भी देखे अलग अलग और ये पता चल गया कि सोप के मॉलिक्यूल में टेल है और हेड है। राइट, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। तो इसको बच्चों टैडपोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैडपोल स्ट्रक्चर। मतलब एक कीड़े की तरह सर है फिर पूंछ है, ये उसका सर और ये उसका पूंछ। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम सर और पूंछ दो अलग अलग अगर हैं और वो जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़े? समझ गए, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड एट द एंड ये हमारा टर्मिनल, ये हेड होगा। सो टेल कौन सा पार्ट होगा, हेड कौन सा पार्ट होगा? टेल क्या होगा? सिंपल हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो कि नॉन आयोनिक है। क्या है? नॉन आयोनिक। हेड हमारा आयोनिक पार्ट है, याद रखिएगा ये बात। कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब इसमें एग्जाम्पल्स जान लिए तो चीज आसान हुई कि नहीं? राइट और ये COO माइनस Na प्लस आयोनिक पार्ट बन गया हमारा हेड। क्या बन गया? तो याद रखिए, हेड होगा आयोनिक और टेल होगी नॉन आयोनिक। और जो हमारा सोप का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर को हम टैडपोल स्ट्रक्चर भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? टैडपोल स्ट्रक्चर। ये बात समझ गए हो आप? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। एग्जाम्पल समझने के बाद ये चीज आसान लगी कि नहीं आपको? चलिए, सोप का मॉलिक्यूल कैसे होता है जान लिया है, राइट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करेंगे हम। वो इंटरेस्टिंग सा काम क्या है? कुछ टर्म्स है बच्चों जो हमें जानने होंगे। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डरने वाला, पानी से डरने वाला। फिलिक मतलब पानी से दोस्ती करने वाला। अब बड़ा आसान हो जाएगा। इन दोनों ही पार्ट्स में से एक ऐसी चीज है जो पानी से डरेगी और एक ऐसी चीज है जो पानी में आराम से घुल मिल जाएगी। यही अब हमें जानना है। हेड और टेल में से हमें ये जानना होगा कि पानी को पसंद कौन सा करेगा और पसंद कौन नहीं करेगा। जो हमारी चेन है ना बच्चों कार्बन की, ये तेल को, ऑयल को, डर्ट को पसंद करेगा। इट लव्स ऑयल, whereas the head, it is the ionic part and this loves water. It gets attracted to water molecules. समझ रहे हो? इस हेड टेल की कैरेक्टर को समझ गए तो सोप को समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। सोप का मॉलिक्यूल में एक हेड है, एक टेल है। टैडपोल इसका स्ट्रक्चर है। हेड हमारा कौन सा पार्ट है? आयोनिक पार्ट। टेल हमारा नॉन आयोनिक पार्ट, क्योंकि टेल में कार्बन की चेन है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सो ये जो कार्बन की चेन है ये ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो हमारा हेड होगा, जो आयनिक पार्ट होगा, ये पानी में घुल मिल जाएगा, ठीक है। तो डर्ट को पानी में मिला लेना, डर्ट को पानी में अट्रैक्ट कर लेना और साफ चीज बाहर निकालना, यही तो सोप का काम है। हाँ है ना? तो समझ रहे हो आप कहानी? अब देखना, ये पार्ट समझ जाओगे तो कैसे आगे चीजें आसान लगने लगेंगी आपको। जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हमारी हाइड्रोफोबिक होगी, वाटर रिपेलिंग, वो पानी से दूर भागेगी।
कौन सी चेन? हाइड्रोकार्बन, हमारी चेन, लंबी सी जो चेन कार्बन की है, और वो आसानी से ऑयल में या फिर ग्रीस में हमारे सॉल्युबल हो जाएगी। बट वेयर एज द आयोनिक पार्ट, वो क्या करेगा? वो पानी से दोस्ती कर लेगी, वाटर अट्रैक्टिंग जो ठहरी। क्यों? क्योंकि पोलर नेचर है ना पानी के मॉलिक्यूल्स का, आसानी से उसको अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, सो नाउ what is going to happen? The ionic part, due to the polar nature of water molecules, and is soluble in water but insoluble in oil and grease. ये जो वर्ड्स है ना बच्चों, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। फोबिया मतलब डर, ठीक है, हाइड्रो मतलब पानी, पानी का डर। ठीक है, जो हमारा हेड पार्ट है, जो हमारा हेड पार्ट है वो पानी से प्यार करेगा, और जो टेल पार्ट है वो पानी से प्यार नहीं करेगा, दूर भागेगा। समझ गए हो? ये बात याद रखोगे, नो कंफ्यूजन एट ऑल नाउ। ठीक है, एक पानी में आराम से घुल मिल जाएगा, एक पानी से दूर भागेगा। रिमेंबर दिस थिंग, हेड है, टेल है। हेड आयोनिक पार्ट है, टेल नॉन आयोनिक पार्ट, यानी कि कार्बन की चेन है। ये जो कार्बन की चेन है ये तेल में घुल मिल जाएगा, और हेड हमारा पानी। क्लियर? नो कंफ्यूजन एट ऑल। ये इमेज है, इसको याद रख लीजिए आप। देखिए, हेड हमारा पानी में घुल मिल जाएगा, अट्रैक्टेड टू वाटर, व्हेयरएज टेल इज अट्रैक्टेड टू ऑयल मॉलिक्यूल्स। कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर अब हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग से बारे में। ये जो सोप है, ये जो सोप मॉलिक्यूल का हमने जिक्र किया कि टैडपोल स्ट्रक्चर होता है, टेल है, हेड है, ये बनेगा कैसे? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप अब हम समझने वाले हैं। सोप बनेगा कैसे? सोप बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो है एस्टर, जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है, याद है ना? ऑयल्स में जो प्रेजेंट होता है। देखो, फैट और ऑयल एस्टर ले लिया, और इसे पता है किस में मिलाएंगे हम? अल्कली में। ठीक है, एक बेस में, अल्कली में हम मिलाएंगे। बेस डिसॉल्व्ड इन वाटर इज नथिंग बट अल्कली। तो हमने एस्टर ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस चुन लिया। क्या चुन लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिलाओ, हीट करो, जो बनेगा वो होगा हमारा सोप, और साथ में ग्लिसरॉल भी निकलेगा। एक और प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल। इस रिएक्शन का एक नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। सोप बनाने वाला रिएक्शन होगा सैपोनिफिकेशन। क्या होगा? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आपको सैपोनिफिकेशन नाम से ये रिएक्शन याद रखनी होगी बच्चों। सोप कैसे फॉर्म होगा, बड़े काम की चीज है ये। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट अगर हमें बनानी है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। समझ गए हो ये बात? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, सोडियम सॉल्ट बनेगा। ठीक, अब हम फैटी एसिड एस्टर, ठीक है, एस्टर को ले रहे हैं यहाँ पर, और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स लिया जाएगा विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अल्कली ऐड हो रही है ना, अल्कली मतलब बेस में पानी, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसे कह सकते हैं कि नहीं? हम इसे नाम देंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ किस चीज का? फैट या फिर ऑयल का। Alkaline hydrolysis of fats or oils is called as saponification reaction, क्योंकि सोप बनने वाला है। अब बताइए, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप समझ आया कि नहीं? बड़ा आसान है बच्चों। हमें क्या करना है, फैट्स और ऑयल में जो एस्टर होता है, ठीक है, वो ले लिया हमने। एस्टर कहते हैं ना हम उसे। एस्टर को हम मिलाएंगे अल्कली में। अल्कली क्या होता है? बेस प्लस वाटर। तो इस प्रोसीजर को, इस रिएक्शन को हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी तो कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। जो रिएक्शन होगा, जो रिजल्ट फॉर्म होगा इन्हें हीट करने पर, वो होगा सोप। सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड बन जाएगा यहाँ पर, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, अब साथ में ग्लिसरॉल। अब आप बोलोगे मैम सोप का तो पोटेशियम सॉल्ट भी बोला था आपने, ले लो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर? सो आई होप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, याद रखिएगा, बाई प्रोडक्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होगा? इंटरनल्स में आगे जाकर कॉम्पिटिटिव लेवल्स में सवाल आ सकता है। इसका आंसर होगा ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरॉल भी बड़ी काम की चीज है। ठीक है, एक अल्कोहल है ये जो बड़ी काम की चीज है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर के साथ आपको समझा रखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल नाउ। सोप बनता कैसे है हमने जान लिया, सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने जान लिया, सोप यूज कहाँ होता है हमने जान लिया। अब बारी है हमें ये जानने की, सोप में NaCl सॉल्ट का कोई लेना देना है, अगर है तो क्यों?
Why common salt यानी कि सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन सोप मेकिंग? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। कॉमन सॉल्ट का क्या लेना देना है बच्चों? कॉमन सॉल्ट यहाँ ऐड किया जाता है बड़े इंटरेस्टिंग से काम के लिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। कैसे, बता देती हूँ मैं आपको। जो सोप होगा ना बच्चों, उसको प्रेसिपिटेट की तरह अलग से बाहर निकालने के लिए कैसे? एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट टू सोप सॉल्यूशन डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप। क्यों? क्योंकि सारा सोप फिर प्रेसिपिटेट बनकर बाहर आ जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ऑल द सोप प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द सॉलिड फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। सॉल्ट को प्रेसिपिटेट की तरह हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट निकल रहा है तो इसलिए इसका नाम बन गया सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, ताकि प्रेसिपिटेट की तरह हमारा सॉल्ट बाहर निकल जाए, इसलिए हम ये NaCl यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हो? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। अब आपके मन में सवाल आया होगा, मैम सोप का जिक्र करते हुए अचानक से पानी के बारे में क्यों बात करने लग गए? बच्चों, जो क्लेंजिंग एक्शन होगा वो पानी में ही तो होगा। सो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को समझना बड़ा जरूरी है। हार्ड वाटर कहाँ मिलेगा, सॉफ्ट वाटर कहाँ मिलेगा, इनमें फर्क क्या है जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। ये समझ जाओगे तो सोप्स और डिटर्जेंट्स का एक्शन और अच्छे से और डिटेल में समझ पाओगे, बड़ा जरूरी है ये। सो हार्ड वाटर की अगर हम बात करें बच्चों, इट गिव्स रेडी एंड परमानेंट लेदर। अब आप बोलोगे मैं लेदर क्या है? लेदर तो सुना था, लेदर क्या चीज है? अरे बच्चों, लेदर मतलब झाग। हार्ड वाटर में झाग बन जाएगा या नहीं बनेगा, ये सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। सॉफ्ट वाटर में गिव्स रेडी एंड परमानेंट लेदर विद सोप। सॉफ्ट वाटर में जो सोप है ना वो लेदर दे देता है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में सोप लेदर झाग बना देता है, पर हार्ड वाटर में सोप लेदर नहीं बना सकता। यही फर्क आने वाला है बच्चों। दिस इज द मेजर डिफरेंस विच यू नीड टू नो, बिकॉज हार्ड वाटर डज नॉट गिव रेडी एंड परमानेंट लेदर विद सोप। ये फर्क ही सोप और डिटर्जेंट का फर्क साबित होने वाला है आगे जाकर। ये पानी का फर्क ही बहुत बड़ा काम प्ले करेगा। सॉफ्ट वाटर में सोप झाग प्रोड्यूस कर देता है, पर हार्ड वाटर में नहीं करता। तो फिर क्या करें? हार्ड वाटर में हमें झाग प्रोड्यूस करना जरूरी है, तभी तो सफाई होगी। जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा क्लीन और क्लियर कपड़ा निकल के आएगा बच्चों। तो लेदर की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब अगर हम फॉर एग्जाम्पल हाथ भी साफ करें तो झाग नहीं आता तो मजा नहीं आता ना कि हाथ साफ हुए हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है, झाग निकलना जरूरी है। जो सोप है हमारा वो सॉफ्ट वाटर में तो बढ़िया झाग बना देगा रेडीली परमानेंटली, बट हार्ड वाटर में नहीं बना पाएगा। आपके मन में सवाल आएगा, मैम ये हार्ड वाटर कहाँ मिलेगा, सोप वाटर कहाँ मिलेगा? सोप वाटर बच्चों, सॉरी सॉफ्ट वाटर की हम बात कर रहे थे। सॉफ्ट वाटर बच्चों हमारा बारिश का पानी होगा, सॉफ्ट वाटर डिस्टिल्ड वाटर होगा, सॉफ्ट वाटर जो ग्लेशियर से आता है जिसमें कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट ना हो। पर हार्ड वाटर की अगर हम बात करें, हार्ड वाटर में क्या होगा, ये रिवर में से जो सीज में से जो पानी आता है ना, ये होता है बच्चों हमारा हार्ड वाटर। ये जो टैप वाटर भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। रिवर्स और सीज का पानी तो टैप्स में आगे जाकर आता है, हाँ है ना। तो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में फर्क क्लियर है ना। आयोन्स प्रेजेंट ज्यादा नहीं होंगे हमारे सॉफ्ट वाटर में, डायरेक्ट ग्लेशियर से आ जाता है, बारिश का पानी भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। वेयरएज यहाँ पर हार्ड वाटर में, यहाँ पर सोप आसानी से झाग नहीं बना सकता। और बच्चों ये कहाँ से मिलता है? ये हमें सीज में से, रिवर्स में से मिलने वाला जो पानी है, टैप वाटर को भी हम हार्ड वाटर कह सकते हैं। पानी का डिफरेंस पता होगा तो क्लेंजिंग एक्शन समझ आएगा। क्लियर है? सोप्स और डिटर्जेंट्स का बेसिक फर्क इस पानी से ही होने वाला है। सोप सॉफ्ट वाटर में झाग प्रोड्यूस कर देगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और हमारा जो सोप है वो हार्ड वाटर में नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस पॉइंट, वी आर गोइंग टू यूज दिस लेटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये अब इसलिए बताया गया है कि आगे जब पढ़ा जाए तो आसानी से हमें समझ आ जाए। ओके, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का बेसिक डिफरेंस हमने जाना है ना। अब हम बात करेंगे कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में जो लेदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, किससे कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सोप की अगर हम बात करें, जैसे लेदर को हम इंग्लिश में फोम भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं? फोम, ठीक है। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर वाली बात डिटेल में मैंने आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखकर समझा दी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाँ जी बच्चों, सॉफ्ट वाटर में सोप इजीली लेदर बना देगा और हार्ड वाटर में सोप इजीली लेदर नहीं बताएगा।
ठीक है, सॉफ्ट वाटर कहाँ से आता है, हार्ड वाटर कहाँ से आता है, ये क्लियर है। अब जब ये बात समझ में आ गई है, अब कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ये जो सॉफ्ट वाटर वर्सेस हार्ड वाटर की जो लड़ाई है, ठीक है, क्यों भाई ऐसा होता क्यों है, हार्डनेस पानी में कैसे आती है। मैंने आपसे कहा था कि सॉफ्ट वाटर में आयॉन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। देखिए, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पानी हार्ड किसकी प्रेजेंस से हो रहा है, ये जो बाइकार्बोनेट्स है, जो क्लोराइड्स है, जो सल्फेट्स है, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। कैल्शियम की वैलेंसी याद है +2, मैग्नीशियम की वैलेंसी याद है +2। क्लियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या क्या, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, इनकी प्रेजेंस से ही एक सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, जो कॉज ऑफ हार्डनेस है, पानी हार्ड क्यों है, इनकी प्रेजेंस की वजह से। अब दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में फर्क क्या है, कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें, ये नहीं समझ में आया तो आपको हमारा सोप्स और डिटर्जेंट्स का क्लेंजिंग एक्शन समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्लेंजिंग एक्शन बताने से पहले आपको सोप का सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से रिलेशन समझा दिया, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में सोप बढ़िया लेदर बनाएगा, हाँ है ना, हार्ड वाटर में सोप अच्छा लेदर नहीं बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्यों नहीं बनाएगा, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब सोप की जब बारी आई तो सोप की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन साबित हो जाएगी बच्चों कि सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। सोप की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सोप को हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारा सोप है सॉफ्ट वाटर में तो आसानी से काम करना शुरू करेगा, पर हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये जो आयॉन्स हैं, ये सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, इनसे लड़ने में, इनसे जूझने में ही इसका काफ़ी सारी एनर्जी लूज हो जाती है और फॉर्म क्या होता है, स्कम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, स्कम, यानी कि स्टिकी सा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमको लेदर चाहिए, स्कम नहीं चाहिए, सफाई लेदर से होगी, पर यहाँ पर स्कम फॉर्म हो जाएगा, SCUM, स्कम, एक स्टिकी सब्सटेंस है ये जो फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमारा सोप है ये हार्ड वाटर में यूज नहीं किया जा सकता, एक अजीब सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा जो कि लेदर नहीं होगा बल्कि स्कम होगा, जिससे अपना काम नहीं बनना, जिससे सफाई नहीं होनी। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? यही बात यहाँ प्रॉपरली समझा रखी है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो जब डेफिनेशंस पढ़ोगे, पॉइंट्स पढ़ोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। मेरा काम आपको थियरी भी बताना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये सारा हो क्यों रहा है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स ये फैटी एसिड से मिलके स्कम बना देंगे। क्या बना देंगे, स्कम। ओके, एक प्रेसिपिटेट निकलेगा जो कि स्कम फॉर्म करेगा, लेदर फॉर्म नहीं करेगा। और वो क्या करता है, इट स्टिक्स टू द क्लोथ्स, और ये क्लोथ्स को स्टिक करने की वजह से इंटरफियर करता है क्लीनिंग एबिलिटी में। किस में इंटरफियर करता है, इट इंटरफियर्स विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ सोप। ऑब्वियसली सफाई में मदद कर नहीं रहा, अड़चने डाल रहा है, तो फिर क्लींजिंग एक्शन कैसे होगा? स्कम फॉर्म हो जाता है पानी में। कौन से पानी में, हार्ड वाटर में। जब हम सोप मिलाएं, सोप से हमारे सारे काम नहीं हो सकते, हार्ड वाटर में सोप अपना काम ठीक से नहीं कर सकता, अड़चन आ जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं उनसे जूझने में ही हमारे सोप की वाट लग जाती है, देखा जाए तो। अब याद रहेगा, हाँ जी बच्चों। सो नाउ सोप इज फेसिंग डिफिकल्टी टू क्लीन इन हॉट वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फोम चाहिए अपने को, झाग चाहिए, झाग, फोम इज नेसेसरी फॉर द रिमूविंग ऑफ डर्ट। कपड़ों में से डर्ट निकालने के लिए जो जरूरी है वो फोम है, और हार्ड वाटर में सोप वो काम नहीं कर पाता, जिस वजह से डिटर्जेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लैदर्स इजीली फॉर्म्ड। ओके, अगर ये कैल्शियम के आयॉन्स अगर ना हो ना तो आसानी से लैदर बन जाएगा, और यही कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयॉन्स सॉफ्ट वाटर में नहीं होते, इसीलिए लैदर आराम से बन रहा है। हार्ड वाटर में होते हैं और दिक्कत कर रहे हैं।
आई होप नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बच्चों, वरना दिक्कत हो जानी है। ठीक है, स्कम और लैदर में फर्क अच्छे से समझ गए हैं। स्कम रुकावट पैदा करता है, लैदर क्लीनिंग में मदद करता है। हार्ड वाटर में सोप वो लैदर नहीं बना पा रहा, वो स्टिकी सब्सटेंस बना देता है स्कम, जो इंटरफियर करता है। चलो, आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। एक और भी चीज है, सोप्स ना कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशंस। एसिडिक सॉल्यूशंस में सोप अपना काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सोचिए। क्योंकि हमारे जो एसिड्स हैं अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो दे प्रेसिपिटेट द इनसॉल्युबल फ्री फैटी एसिड्स व्हिच adhere to the fabrics and thus reduce the ability of soaps to remove oil and grease from fabrics. एसिडिक सॉल्यूशन ना फिर वो कपड़े में जाकर नुकसान करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो क्लीन ठीक से होगा नहीं। एसिडिक सॉल्यूशंस में सोप काम नहीं कर पाएगा, बेसिक में हाँ कर पाएगा। ठीक है, एसिडिक में नहीं होगा, बेसिक में होगा। सोप सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, हार्ड वाटर में नहीं करेगा। दो चीजें क्रिस्टल क्लियर दिमाग में आ गई हैं आपके। चलिए फिर अब बारी आती है डिटर्जेंट के इम्पैक्ट को समझने की, क्योंकि ये बात साफ साफ हमें समझ आ गई है कि जो सोप है हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, पर डिटर्जेंट हमारा हार्ड वाटर में काम करेगा। इसका इम्पैक्ट ही अलग है। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट में क्षमता है लैदर फॉर्म करने की, जिससे सफाई होगी। अब एक बार डिटर्जेंट के बारे में समझ लेंगे तो दोनों का काम तो वही है, क्लेंजिंग एक्शन, है ना। सोप्स और डिटर्जेंट्स दोनों का आइडिया लगने के बाद आसानी से और डिटेल में हम क्लेंजिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन को समझेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आई होप टिल नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सोप कहाँ क्या, उसकी लिमिटेशंस क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, और जैसे ही हार्ड वाटर की एंट्री हुई हमारे डिटर्जेंट की एंट्री होनी तो बनती ही थी, हाँ या ना। तो चलिए फिर इम्पैक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स जानते हैं, डिटर्जेंट के बारे में समझते हैं। और डिटर्जेंट्स को एक बढ़िया सा प्यारा सा नाम दे रखा है, सोपलेस सोप। देखिए, डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सोपलेस सोप्स। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज दे एक्ट लाइक ए सोप इन हैविंग द क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज बट दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप्स। सोपलेस सोप क्यों बोल रहे हैं? या तो हाँ या ना, ये बीच का क्या है, सोपलेस सोप। सोपलेस सोप इसीलिए कह रहे हैं, सोप की तरह इसमें भी क्लेंजिंग एक्शन का काम है, पर वो जो हेड टेल वाली जो सोप की कहानी थी, है ना, यहाँ पर वो अलग है। वहां पर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स थे, यहाँ पर कुछ और है। तो सोप नाम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लेंजिंग एक्शन कर रहे हैं। सोपलेस इसीलिए बोल रहे हैं, दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप्स। जो यूजुअली जो सोप होते हैं वो इसमें नहीं है। तो फिर है क्या, कहाँ यूज होते हैं? डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। डिटर्जेंट्स हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हमें जिन्हें कह सकते हैं कि ये यूज होंगे किस चीज में, शैम्पूज में और कपड़ों को साफ करने में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डिटर्जेंट्स हमारे कपड़ों को साफ करने में मदद करेंगे। तो ये जो डिटर्जेंट्स है ना, ये कैसे बने, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का क्या रोल है देखेंगे। वहाँ पर हमारा जो पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स थे, यहाँ पर किस चीज़ के सॉल्ट हैं, क्या है, ये जानना जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स? डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, शुरू में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में फर्क बताया तब, है ना। यहाँ पर अमोनियम के, सल्फोनेट के या सल्फेट के सॉल्ट्स होंगे, विच हैज ऑब्वियसली क्या काम करती है, क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। ठीक है, डिटर्जेंट में नॉन आयोनिक पार्ट होगा, इट हैज ए लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की चेन यहाँ पर भी होगी, एंड एन आयोनिक ग्रुप। सेम बच्चों, हेड टेल वाली कहानी यहाँ पर भी है, पर हेड का पूरा मामला ही चेंज है। ठीक है, क्यों चेंज है? यहाँ पे सल्फोनेट और सल्फेट ये आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लाइक सल्फोनेट ग्रुप SO3 माइनस Na+, वहां पर COO माइनस Na+ था, यहाँ पर SO3 माइनस आ गया, SO4 माइनस आ गया। और बच्चों यही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वही फर्क सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में साफ अब आपको नजर आ गया होगा। वहां पर पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स थे, यहाँ पर सल्फेट, सल्फोनेट, अमोनियम के सॉल्ट्स आ गए हैं।
ये बात याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें। और यहाँ पर बेंजीन रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। स्ट्रक्चर में साफ नजर आ रहा होगा आपको बेंजीन रिंग। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल इसका है सोडियम एंड डोडिक्साइल बेंजीन सल्फोनेट। ओके बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में डिटेल में हम और भी आगे जानेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये बड़े बड़े नाम याद रखने पड़ेंगे, एक दो एग्जाम्पल याद रखिए, बाकी सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में डिटेल में 12वीं में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपका आमना सामना होना ही है। इफ यू नो नाउ इट विल बी ए ब्रीफ आइडिया फॉर यू। एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा सोप्स के ये एग्जाम्पल्स हैं, डिटर्जेंट्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। इतना अपने को जानना जरूरी है। ठीक है, फर्क याद आ गया अच्छे से। वहां पर सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट है, यहाँ पर अमोनियम सल्फोनेट और सल्फेट के सॉल्ट। बेंजीन रिंग यहाँ पर मौजूद है, जो हमारा टर्मिनल है, जिसे हम हेड कहेंगे। यहाँ पर जो ये हेड है, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगी बच्चों, और वहां पर सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे ये जो सॉल्ट की कहानी आप समझ रहे हो, हमारे सोप्स भी सॉल्ट्स हैं और डिटर्जेंट्स भी। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं डिटर्जेंट्स के भी। अब बच्चों ये जो डिटर्जेंट्स की जो स्ट्रक्चर है, ये साफ बताएंगे आपको कि कैसे ये सोप से अलग है। देखिए यहाँ पर भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, पर हेड पे यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और फिर जैसे वहां पर COONA था, यहाँ पर देखिए SOONA साफ नजर आएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए साफ नजर आ रहा है SO3 - Na प्लस SO4 - Na प्लस। Is it clear to all of you students? I hope there's no confusion now. Let's move forward and understand advantages of detergents over soaps. ये तो बहुत आसान है, आप खुद ही बता दोगे। सोप से ज़्यादा ये एडवांटेजेस डिटर्जेंट क्यों हैं? एक तो आपको याद ही होगा कि हार्ड वाटर में डिटर्जेंट लाइदर फॉर्म कर देगा, हाँ है ना, और वो फिर वॉशिंग में आसान होगा। यही बात यही लिखी हुई मिलेगी आपको। सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर, whereas soap gets wasted of water. सोप हार्ड वाटर में काम ही नहीं करना, है ना। सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर फॉर वॉशिंग। रीजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम Ca+2 और Mg+2 के जब आयॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना हार्ड वाटर में, इनसे जूझना सोप के लिए मुश्किल है, पर डिटर्जेंट के लिए आसान। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सोप C17H35COONA, ये जब Ca+2 से रिएक्ट करता है तब ये फॉर्म करेगा स्कम। क्या फॉर्म करेगा बच्चों? स्कम। ये जो मैंने बताया था, ये प्रेसिपिटेट स्कम बन जाएगा। सेम मैग्नीशियम से देख लो, यहाँ पर मैग्नीशियम स्टीरेट बन जाएगा, यहाँ पर एसिड स्टीरिक। ठीक है, स्टीरिक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा सोडियम स्टीरेट, वो ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको समझ में आ रहा है कि सोप का हार्ड वाटर में ना यूज होने का साफ साफ कारण, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है और ये दिक्कत पैदा कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नाउ यहाँ पर सोडियम आयन ऐसे बाहर निकल कर आ जाएगा और स्कम प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, जब पता चल ही गया है कि डिटर्जेंट ही लेदर फॉर्म करेगा हार्ड वाटर में, सोप तो स्कम फॉर्म कर रहा है, इसीलिए डिटर्जेंट को हमें यूज करना होगा हार्ड वाटर में। चलिए फिर, अब अगर आपको कोई डिसएडवांटेज पूछे डिटर्जेंट का, कितना बड़ा फायदा बताया मैंने आपको, सोप ना हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, हमारा डिटर्जेंट करेगा, पर नुकसान भी है। सोप हमारे बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, सोप क्या है? बायोडिग्रेडेबल, पर डिटर्जेंट्स नहीं है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये तो आप सभी जानते होंगे, SST में भी पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, जो वापस हम यूज कर सकते हैं, है ना। दे आर कंप्लीटली डिकम्पोज, अच्छी तरीके से उनको हम खत्म कर देंगे। कैसे? जो भाई बैक्टीरिया का, जो पानी में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया, उन सभी से आराम से बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द लेक्स, रिवर्स, सीवेज, वाटर एंड अदर बॉडीज, इनको ना आराम से यूज कर सकता है। पर डिटर्जेंट में नुकसान ही नुकसान है। सोप्स क्या करते हैं? डू नॉट कॉज एनी वाटर पोल्यूशन, पर डिटर्जेंट्स कॉज वाटर पोल्यूशन। बच्चों, जब सोप्स और डिटर्जेंट्स में हम फायदे की बात करें, डिटर्जेंट को इतने भाव हम बढ़ा रहे हैं, पर डिटर्जेंट का सबसे बड़ा यही नुकसान है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसीलिए आजकल डिटर्जेंट्स भी ऐसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन ना हो। ठीक है, पोल्यूशन, अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम ये पोल्यूशन क्यों होता है? यहाँ पर पोल्यूशन हो ही क्यों रहा है? ये जो बच्चों हाईली ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स है ना, highly branched hydrocarbons, these are not biodegradable.
इनकी वजह से दिक्कत पैदा होती है, बहुत लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन्स आ जाती हैं जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, सो इसीलिए डिटर्जेंट्स में भी उनको बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए आजकल कोशिश की जा रही है कि हाइड्रोकार्बन की चेन्स कम यूज हो। ओके, सो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का एक बहुत बड़ा फायदा और नुकसान समझ गए हो आप। फायदा कि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में यूज होगा, नुकसान कि सोप तो 100% बायोडिग्रेडेबल है पर डिटर्जेंट नहीं है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि डिटर्जेंट्स हम लोग, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बताने की कोशिश करें टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। एनवायरनमेंट को भी तो संभालना है हम सभी को मिलकर, हाँ या ना। सो बच्चों, अब हमने जान लिया है कि वाटर पोल्यूशन डिटर्जेंट्स करते हैं, ना कि सोप। सोप्स हमारे बायोडिग्रेडेबल जो ठहरे, तो जब हम तब से सोप्स और डिटर्जेंट्स की डिफरेंट बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम क्लेंजिंग एक्शन को अच्छे से पहचान सके। तो अब वक्त आ गया है हमारे लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में जानने के लिए, द क्लेंजिंग एक्शन। ये जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, जो कि सोपी होते हैं, नॉन सोपी होते हैं, उनका काम क्या है? क्लीनिंग एक्शन इन वाटर। तो अब इस क्लीनिंग एक्शन को, इस क्लेंजिंग एक्शन को अब हम जानने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो चलिए फिर जानते हैं कि क्लेंजिंग एक्शन कैसे होता है। तो क्लेंजिंग एक्शन को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है जो कि है मिसेल। क्या है ये? मिसेल। मिसेल फॉर्मेशन हैज टू बी अंडरस्टूड। ये मिसेल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इसको समझने के लिए हम एक काम करेंगे बच्चों, और वो ये है, पानी में आप डिटर्जेंट को डाल दीजिए। पानी में जैसे ही डिटर्जेंट ऐड होगा उसे हम एजिटेट करेंगे, मिक्स करेंगे। तो जब हम मिक्स करेंगे तो ये मिसेल फॉर्म होगा बच्चों, झाग निकलेगा, हाँ या ना। पानी में डिटर्जेंट ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाते हैं ना हम हाथ से, तो झाग फॉर्म हो जाता है, मिसेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये मिसेल क्या होते हैं? ये मिसेल ही बहुत बड़ा काम करने वाले हैं सफाई में। ये मिसेल ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। कैसे? बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, मिसेल में दो चीजें होती है, दो हिस्से, एक सर और एक टेल, हेड एंड टेल। ठीक है, हेड एंड टेल। याद रखिए बहुत ध्यान से कि हेड जो हमारा है वो पानी से बड़ा प्यार करता है। किससे? पानी से। तो ये जो हेड है ये पानी से प्यार करेगा, whereas the tail पानी से कतराएगा, दूर भागेगा, हाइड्रोफोबिक है, फोबिया है उसको पानी का, तो टेल हाइड्रोफोबिक है। टेल में क्या है? लॉन्ग कार्बन चेन ही तो है हमारी टेल, हाँ या ना। हेड में हमारा याद है सोप में क्या होगा और फिर डिटर्जेंट में क्या होगा। ठीक है, हेड का ही तो फर्क है ना बच्चों। और ये हेड का फर्क ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में है। क्लियर है ना ये बात? तो समझिए, प्रिंसिपल को अब हम जानने वाले हैं। इस बात को समझ लीजिए कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का दोनों का ही प्रिंसिपल सेम है। दोनों में ही क्या फॉर्म होंगे? मिसेले फॉर्म होंगे। ओके, ये जो मिसेल्स फॉर्म हो रहे हैं, सॉरी, जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग इसको माइसिल्ले कहते हैं, कुछ मिसेल्ले कहते हैं, बट जनरली मिसेल्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मिसेल फॉर्मेशन ही काम करने वाला है। ये जो हेड और टेल हैं जो अलग अलग है, जब ये इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, होने क्या वाला है मैं आपको बताऊंगी। पानी में जब डिटर्जेंट ऐड कर दिया जाए, झाग बनेगा, मिसेल बनेगा, एक हाइड्रोफिलिक एंड होगा, एक हाइड्रोफोबिक एंड होगा। अब इसमें डर्टी क्लॉथ डाला जाएगा, तब क्या होगा ये जानना है अपने को। ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान से सुनिए बच्चों। ये जो मिसेल्स है ना, ये सारे इकट्ठे होने लगेंगे। जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट अलग, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो अलग अलग है। देखिए, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो टेल्स है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे पता है? बता देती हूँ मैं आपको। समझने के लिए एक बकेट ऑफ वाटर हमने ले ली, ठीक है, बकेट ऑफ वाटर में हमने डिटर्जेंट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? डिटर्जेंट ऐड कर दिया। और डिटर्जेंट ऐड करने के बाद में बच्चों यहाँ पर आया झाग। ठीक है, आप इसको झाग से कंसिडर करिए, झाग आ गया। ओके, नाउ इसमें मैंने मैला कपड़ा, डर्टी क्लॉथ डाल दिया। ये है हमारा डर्टी क्लॉथ। ठीक है, सो डर्टी क्लॉथ ऐड कर दिया गया है। एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन है जिसमें डर्टी क्लॉथ ऐड कर दिया गया है। अब होगा क्या? ये जो मिसेल्स बनेंगे डिटर्जेंट के पानी में ऐड करने पर, ये मिसेल्स अपना काम शुरू करेंगे और एजिटेशन करेंगे हम, मिलाने पर वक्त लगाएंगे हम। इसमें क्या होगा, जब कुछ वक्त के लिए डर्टी क्लॉथ इज इनसाइड, व्हाट हैपेंस इज, ये देखिएगा जरा, ये जो हेड है टेल है, हेड है टेल है,
हेड सारे आउटवर्ड्स आ जाएंगे और टेल सारे इनवर्ड्स चले जाएंगे। तो ये अपने को समझना है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से कतराता है, वो प्यार किससे करता है? वो प्यार करता है ऑयल से। तो जो भी डर्ट है, जो ऑयल है, जो ग्रीस है, उसको ये कलेक्ट करके इकट्ठा करने की कोशिश करता है और एजिटेशन करने पर बार बार पीट कर उस इकट्ठा किए हुए डर्ट को हम अलग कर देते हैं कपड़े से और पानी फिर साफ निकल कर बाहर आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम समझे, जो हमारा आयोनिक पार्ट है, जो हमारा आयोनिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट मतलब COO माइनस Na+, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूं यहां पर, ठीक है। सोडियम सॉल्ट मैंने ले लिया, सोप की अगर हम बात करें तो COO माइनस Na+ आयोनिक पार्ट होगा। तो आयोनिक पार्ट अगर है तो ये क्या होगा? पानी से तो प्यार करेगा ही, तो ये क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। और जो ये हमारा टेल है, ये हाइड्रोफोबिक है और ये ऑयल से प्यार करता है। तो इकट्ठा हो जाएगा सारा ऑयल एक जगह पर, है ना। तो कैसे समझाऊं मैं आपको? देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये पानी में जब कपड़ा डाल रखा है, देखिए मिसाइल कैसे अलग अलग फॉर्म हो रखे हैं, हाँ है ना। अब ये सारे मिसाइल इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और ये सारे मिसाइल देखिए इकट्ठा हो के डर्ट को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हाँ है ना। साफ नजर आ रहा होगा आपको, ये डर्ट को इकट्ठा करते हैं और हम जब एजिटेशन करते हैं, बार बार उसके ऊपर असर करते हैं, पेडल से मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम उस डर्ट को हमारे कपड़े से दूर कर दे। जो इकट्ठा किया हुआ डर्ट है वो चर्निंग से, एजिटेशन से अलग हो जाएगा और फिर कुछ वक्त के बाद प्रॉपर रिंसिंग से साफ कपड़ा निकल कर बाहर आएगा। देखिए बच्चों, ये जो मिसाइल फॉर्मेशन है, ग्रीस देखो कैसे यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। ये जो आयोनिक पार्ट है बाहर दिख रहा है ना, माइनस प्लस COO माइनस Na+, हाईली नेगेटिवली चार्ज मिसाइल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हमारी चेन है, C11H35 हाइड्रोकार्बन की चेन, COO माइनस Na+, हमारा सोडियम और COO माइनस, ये जो कार्बोक्सिलेट है यहाँ पर, है ना। तो देखो आप कैसे सोप माइसिले एंट्रैप्स द डर्ट, डर्ट को ट्रैप कर रहे हैं ये माइसिले सब इकट्ठा होकर और फिर साफ साफ कपड़े को बाहर निकाल रहे हैं, है ना बच्चों। एक बात ध्यान से समझिए, सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स काफी बड़े होते हैं, हाँ है ना, जिस वजह से वो क्लाउडी भी होता है सोप सोल्यूशन, हाँ है ना। दिस इज वाई सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, बिकॉज सोप्स एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स आर लार्ज। लार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो दे विल स्कैटर लाइट। कोलॉइड्स फॉर्म होंगे बच्चों यहाँ पर, दे विल स्कैटर लाइट। अब बच्चों जब हम कॉन्सेप्चुअली चीज को समझ गए हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, अब हम प्रिंसिपल को आसानी से समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्लेंजिंग एक्शन सोप का और डिटर्जेंट का बिल्कुल सेम है, हाँ या ना, दे फॉलो दी सेम प्रिंसिपल। होगा क्या, जब एक डर्टी क्लॉथ पानी में डिप किया जाएगा जिसमें डिटर्जेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, मिसाइल फॉर्मेशन शुरू होगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट अपना काम करेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट अपना काम करेगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से दूर है पर डर्ट के नजदीक है, उसको सारे को वो इकट्ठा कर लेगा, हाँ है ना। सो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल को अटैच हो जाएगा, ठीक है। ग्रीस पार्टिकल्स को जो डर्टी क्लोथ्स पे हैं उनको अट्रैक्ट करने लगेगा। और जो हमारा आयोनिक पार्ट है जो छोटा सा है, ये क्या करेगा, दिस मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी को वो डर्ट अटैच करने की कोशिश करेगा, वो पानी में मिल जाएगा ना। देखिए, इट कैन अटैच टू द वाटर पार्टिकल इन विच द सोप इज डिसॉल्व्ड एंड डर्टी क्लॉथ इज डिप्ड। तो जिसमें वो डिप हो रखा है वो उसको पानी को अट्रैक्ट करेगा, वो छोटा सा आयोनिक पार्ट, हाँ या ना। तो वो डर्टी क्लॉथ में जो डर्ट है उसको उसके साथ आयोनिक पार्ट के थ्रू अंदर उसको डिप करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से सोप मॉलिक्यूल्स में जो स्पेरिकल माइसिलेस फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोफोबिक चेन अपना काम करता है और ये सारे इनवर्ड्स इकट्ठा हो जाते हैं, किस तरफ, अंदर की तरफ, दे गेट प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। और वेरास हाइड्रोफिलिक क्या होगा, आउटवर्ड्स हो जाएंगे, है ना। पानी से प्यार करते हैं वो पानी की तरफ हो जाएंगे और डर्ट सारा इकट्ठा अंदर की तरफ,
क्लियर? इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स वाला लॉजिक आप समझ ही गए हो. नाउ दिस मिसिल इज सस्पेंडेड इन वाटर एज अ कोलॉइड. जैसे कि मैंने कहा कोलॉइड की तरह ये सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है. और फिर ये साथ में नहीं आते. क्यों नहीं आते? टू प्रेसिपिटेट आउट बिकॉज ऑफ रिपल्शन between similar negative charge. When the surface of the cloth is mechanically scrubbed, हम उस कपड़े को मैकेनिकली स्क्रब करते हैं. वॉशिंग मशीन में भी मैकेनिकली हो रहा है. हाथ से जब हम करते हैं एजिटेट करते हैं कि नहीं, उसको मैकेनिकली हम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? जो डर्ट इकट्ठा हुआ है वो हमारे कपड़े से अलग हो जाए. देखिए, मैकेनिकली स्क्रब्ड और बीटन और एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन. क्यों? ताकि जो डर्ट है वो आसानी से बाहर निकले. लूजेंड ऑयली डर्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड द क्लॉथ इज क्लीन्ड. इसीलिए एजिटेट किया जा रहा है ताकि वो अलग हो जाए, रिमूव हो जाए. सो बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है क्यों एजिटेशन कर रहे हैं हम कपड़े के साथ? सिर्फ डिटर्जेंट ऐड करने से बात थोड़ी बनेगी, नहीं बनने वाली बच्चों. सो स्टूडेंट्स, हम अब ये समझ रहे हैं कि प्रॉपरली क्लेंजिंग एक्शन कैसे हो रहा है. मिसिले के फॉर्मेशन की वजह से हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड हम समझे, है ना. आयोनिक पार्ट अपना काम करेगा और हमारे जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो अपना काम करेगी, डर्ट को इकट्ठा करेगी. एजिटेट करके हम उन्हें बिल्कुल मैल को अलग कर रहे हैं कपड़े से और बाहर क्या निकलेगा? साफ कपड़ा. सो स्टूडेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के प्रिंसिपल के, क्लिंजिंग एक्शन के प्रिंसिपल को हमने समझ लिया, है ना. मेन यही तो बात थी. अब कंपैरिजन भी आना चाहिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछा जा सकता है. तो सोप्स और डिटर्जेंट्स में मेन कुछ डिफरेंसेस मैं अब आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले, सोप के मॉलिक्यूल में फर्क है, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल में फर्क है. दोनों में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, पर यहाँ पर जो सॉल्ट्स बनते हैं वो जो फैटी एसिड्स के बनते हैं. किन के? सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स बनते हैं, हाइयर फैटी एसिड्स के. ठीक है. आयनिक ग्रुप्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे? COO माइनस Na+. Whereas डिटर्जेंट्स की बात करें, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन तो है, पर जो सॉल्ट्स बनेंगे ना, देखिए, आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ ए लॉन्ग चेन. एल्कीन पार्ट के साथ और भी तो चीजें हैं बच्चों. क्या है वो? सल्फेट, सल्फोनेट, अमोनियम के सॉल्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर. कैसे? एल्काइल बेंजीन सल्फोनोइक एसिड से, हाँ है ना. एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से, जैसे कि मैंने कहा. तो यहाँ पर फिर आयोन्स क्या होंगे? Na+ के साथ SO3 माइनस, SO4 माइनस, हाँ है ना. सल्फेट और सल्फोनोएट, बेंजीन रिंग यहाँ पर मौजूद होने वाली है बच्चों. ये बेसिक फर्क है इन दोनों में, याद रहेगी ना ये बात. ओके. सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर है, whereas यहाँ पर सल्फेट और सल्फोनेट के सोडियम सॉल्ट्स की बात हो रही है. दोनों ही सॉल्ट्स है पर, ठीक है. फर्क याद रहेगा ना. आगे बढ़िए. आगे बढ़कर हम प्रिपरेशन की बात करें तो हमने सोप का प्रिपरेशन जाना था ना. कैसे होता है सोप का प्रिपरेशन? फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स. वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से ही तो हमने इसी को तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था, हाँ या ना. याद रहेगा ना आपको, ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट बना था. वेराज अगर डिटर्जेंट की बात करें तो ये बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से आएंगे? पेट्रोलियम से, हाँ है ना. अब बहुत इंपॉर्टेंट फर्क, बायोडिग्रेडेबिलिटी वाला. सोप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल, पर कॉमन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये बात हम जानते हैं. और अगर हार्ड वाटर की बात आए, सॉल्युबिलिटी, सोप्स, बताइए हार्ड वाटर में सोप्स काम करेंगे? बिल्कुल नहीं. डिटर्जेंट जरूर काम करेंगे, यही बात हम लिखेंगे. और अगर बात आई क्लीनिंग एक्शन या फिर क्लेंजिंग एक्शन की, सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है काफी माइल्ड होता है, वीक होता है, पर डिटर्जेंट्स का काफी स्ट्रॉन्ग, है ना. याद रहेगी ना ये बात. अब कुछ सवाल करें. 2 सवाल के जवाब मैं बताऊंगी आपको कैसे लिखने हैं, कुछ सवाल के जवाब आप बताओगे मुझे, ठीक है. पहला सवाल बच्चों मैं कहूंगी आपसे, क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज अ सोप? क्या होता है सोप? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, हाँ है ना. बहुत आसानी से बात लिख लोगे आप. एग्जाम्पल्स बताओ. अलग अलग एसिड से बने थे ना, फैटी एसिड से, अलग अलग फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स. तो देखिए, अपना पाल्मेटिक एसिड से बना है ना, अपना स्टीरिक एसिड से बना, तो सभी के नाम आप लिख दोगे. सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पाल्मेटेट, सोडियम ओलिएट, लिख दिया सॉल्ट्स के नाम, हाँ है ना. आराम से हो जाएगा. इनके स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा. ओके, नाम इनके पता होने चाहिए, बड़े जरूरी है. अगर अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है. सोप डज नॉट फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर. लेदर क्या होता है? झाग. हार्ड वाटर में सोप लेदर बनाएगा? नहीं बनाएगा. क्यों नहीं बनाएगा, यही पूछा गया है. याद आया आपको क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि स्कम बनाता है, वो स्टिकी सब्सटेंस
जो फिर सफाई में मदद नहीं करता, वो स्कम फॉर्म होता है यहाँ पर, उसका रिएक्शन भी लिखना होगा अपने को यहाँ पर, ठीक है। तो जब सोप को ऐड करेंगे हम हार्ड वाटर में तो क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयोन्स के साथ वो जूझने में इतना बिजी हो जाता है कि एक स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म करता है, और वो स्टिकी सब्सटेंस है हमारा स्कम। देखिए ये रिएक्शन में देखिएगा, कैल्शियम +2 से जूझने लगता है हमारा सोप, जूझने लगेगा तो क्या बनेगा, फिर वो कैल्शियम से ही रिएक्ट कर कर C17H35CO टेकन बाय Ca बन गया, तो ये होगा हमारा स्कम, साथ में Na+ आयन। तो बात ये है कि लेदर बनने की जगह स्कम बन जाएगा, जिससे सफाई नहीं होगी। अब होमवर्क कर लीजिए बेटा अपना, नोट कीजिएगा ध्यान से सवालों को। आई वुड लाइक यू टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, है ना। पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सवाल मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था बच्चों। किस्मत वाले हो आप लोग, पोर्शन डिलीट हो गया है पर 12वीं में इसके सामना आपका जरूर होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये जो प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप के मैकेनिज्म को आपको समझाना है। मिसेले फॉर्मेशन सारी चीजें हम लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर। रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर मैंने ले लिए, सोप को अगर उनसे मैं ट्रीट करूंगी तो क्या होगा बताइए। सोचिए सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अगला सवाल, वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, सोचिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या होगा। क्या हम चेक कर सकते हैं कि पानी हार्ड है या सॉफ्ट यूजिंग अ डिटर्जेंट, ये हमें बताना होगा, ठीक है। आखिरी सवाल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो बता दोगे आप। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बोथ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, दोनों ही सॉल्ट्स हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में फर्क बताइए। सो बच्चों अगर आप होमवर्क करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आज से हमारा ऑफिशियली क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है बच्चों। हमने सारे ही चैप्टर्स को डिटेल में ब्रीफली एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है और जाना है। तो अब वक्त आ गया है इस पूरे सिलेबस को जो हमने पढ़ा है इसको प्रॉपरली रिवाइज करने का, सवाल बनाने का और एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने का। सो बच्चों आई होप आप सभी तैयार हो गए, और आपकी रिक्वेस्ट में देख रही हूँ आप चाह रहे हो कि 1 शॉट वीडियोस आए, वो रिक्वेस्ट भी ज़रूर पूरी होगी बच्चों। तो आज ऑफिशियली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आई मस्ट से। अच्छा साथ निभाया आप सबने, बट डोंट वरी, एग्जामिनेशंस तक मैं आपके साथ हूँ आपकी मदद करने के लिए। सो वी विल बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स टू गेट अ गुड रिजल्ट। ओके बच्चों, आज का होमवर्क जरूर कीजिएगा और जल्द ही मिलने वाले हैं हम, ठीक है। टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।